आप सभी का मैं अपने मंच सक्सेस पॉइंट स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं, ये केमिस्ट्री की क्लास है। 5वां चैप्टर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका नाम है कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल। उसके अंदर काफ़ी टॉपिक हमने डिस्कशन कर लिया है। आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेकिन लाइक करना ना भूलें वीडियो को, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है आप सबके लिए। मैं कुछ सोच रहा हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करें, और जैसी भी अच्छी लगती है, ख़राब लगती है, वो आप हमको ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि हम उसको और बेहतर से बेहतर आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आंतरिक संचारण तथा बचाव के उपाय। तो आंतरिक संचारण क्या होता है कि आंतरिक संचारण से तात्पर्य होता है कि पाइपलाइन के अंदर के संचारण को रोकना। यानी कि जो पाइपलाइन होती है उसके अंदर की तरफ जो मूर्छे या जंग लग जाते हैं, उसको रोकना, वो क्या कहलाता है? आंतरिक संचारण। जो अंदर लगे उसे उसे क्या कहते हैं? आंतरिक संचारण कहते हैं। इस प्रकार का संचारण पाइप के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जल तथा अन्य प्रकार के कार्बनिक अम्लों से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार जो संचारण होते हैं वो पाइप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और अन्य प्रकार के कार्बनिक अम्लों से उत्पन्न होते हैं। ये यौगिक पाइप के अंदर की सतह पर एनोडिक तथा कैथोडिक अभिक्रियाएं करते हैं, तथा इन क्रियाओं से जो उत्पाद बनता है वो पाइप के अंदर की सतह पर जम जाता है। मतलब जो उत्पाद बनता है वो पाइप की सतह पर जम जाता है और संचारण का कारण बनता है। आंतरिक संचारण की दर संचारित यौगिक की सांद्रता, तापमान, गति तथा सतह की आकृति के ऊपर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? किस पर निर्भर करता है? सांद्रता पर, तापमान पर और प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। आगे आता है आपका आंतरिक संचारण से बचाव कैसे करेंगे। तो आंतरिक संचारण से बचाव के लिए जरूरी है कि पाइप के अंदर विपरीत संचारण लेपन करना हो, यानी कि उसके उल्टा लेपन करना हो, तथा उनकी निश्चित समय अंतराल पर देखभाल करनी होगी, जिससे संचारण क्रिया को जल्दी ही पता चल जाए तथा सॉरी अगार मिश्र धातु का प्रयोग करना चाहिए। आंतरिक संचारण से बचाव के निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से उपाय हैं। पहले आता है आपका निष्क्रियता। तो इस विधि के द्वारा धातुओं को संचारण से बचाया जा सकता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो धातुओं को खराब होने से बचाना होता है। धातुओं की निष्क्रियता उसकी सतह को नुकसान पहुँचाए बिना रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव को कम करती है। यानी जो निष्क्रियता होती है वो रासायनिक प्रभाव को कम करती है, तथा अधिक सक्रिय धातुओं के ऊपर कम सक्रिय पदार्थों या धातुओं के ऊपर जमा देती है। जब इस तरह की परत अपने आप प्रकृति द्वारा धातु की सतह पर बन जाती है, यानी जब इस प्रकार की परत जो है अपने आप धातु की सतह पर जम जाती है, तो उसे निष्क्रियता कहते हैं। धातु निष्क्रियता इतनी अधिक होगी, इसके संचारण की दर उतनी ही कम होगी। उदासीनीकरण की बात करें तो उदासीनीकरण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करते हैं और तुरंत ही उदासीन हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में जल तथा लवण बनते हैं, तथा यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण क्रिया संचारण की दर को कम करने के लिए किया जाता है। निषेध की बात करते हैं तो निषेध ऐसे पदार्थ होते हैं जो संचारण दर को क्या करते हैं? कम कर देते हैं, यानी अवरोधक या निषेध कहलाते हैं। ये पदार्थ बहुत कम मात्रा में मिलाने पर ही धातु के संचारण की दर को कम कर देते हैं। जो निषेध होता है बच्चों, वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एनोडिक, एक होता है कैथोडिक और एक होता है मिश्रित निषेधक। अब निषेधक की क्रिया विधि की बात कर लेते हैं। तो निषेधक के अणु धातु की सतह पर रासायनिक अधिशोषण द्वारा अवशोषित एक पतली परत का निर्माण करते हैं। यही सतह पर क्या करते हैं? एक पतली परत का निर्माण करते हैं। ये धातु की सतह पर धातु ऑक्साइड की परत बना देते हैं, जिससे धातु की निष्क्रियता बढ़ जाती है। विद्युत रासायनिक विधि द्वारा निषेधक की क्षमता को क्या करते हैं? ज्ञात की जा सकती है। बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं अम्लीय उपचार क्या होता है, यानी हीट ट्रीटमेंट। तो इस्पात या स्टील के गुण ऊष्मा उपचार पर निर्भर करते हैं। ऊष्मा उपचार की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला, कठोरीकरण। तो रक्त तप्त धातु को, यानी कि जो लाल होने तक धातु गर्म किया जाता है, वो रक्त तप्त धातु को ठंडे पानी में डालकर तुरंत ठंडा करने की क्रिया को कठोरीकरण, यानी कि किसी लोहे को, मान लीजिए कोई धातु है, उसको हमने काफ़ी देर तक गर्म किया है लाल होने तक, और फिर उसको ठंडा किया, तो वो कठोरीकरण कहलाती है।
इस प्रक्रिया से प्राप्त धातु कठोर और भंगुर हो जाती है। कठोरीकरण एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। इससे स्टील तथा अन्य मिश्र धातु की तन्यता आदि गुणों में बहुत अधिक वृद्धि होती है। कठोरीकरण की बात करें तो प्रक्रिया में ठंडे पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। आपका हवा है, आर्गन और नाइट्रोजन, या फिर द्रवी पॉलीमर और कार्बनिक ऑयल, या फिर जल। ये तो आपके ठंडे पदार्थ होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कठोरीकरण होने के बाद धातुओं में संचरण होने की दर कम हो जाती है, जिससे विभिन्न मशीनों पर युक्त धातुओं की उम्र बढ़ जाती है। यानी अगर मान लीजिए कि संचरण कम होगा तो धातुओं की क्या होगी, उम्र बढ़ जाएगी, लंबे समय तक खराब होने से बच जाएंगी। फिर आगे आता है आपका तपानुशीतन। रक्त तब धातु को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया। यानी मान लीजिए कोई गर्म धातु है, उसको धीरे धीरे हम ठंडा करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ताप अनुशीतन, यानी धीरे धीरे ठंडा करना। इस प्रक्रिया से प्राप्त धातु का लचीलापन क्या होता है, बढ़ जाता है, और उनमें दरार पड़ने की प्रक्रिया भी कमी आ जाती है। अर्धचालक बनाने की प्रक्रिया से सिलिकॉन धातु का ताप अनुशीतन करने पर उसमें बाहर से मिलाए गए परमाणु, यानी बाहर की तरफ से जो परमाणु मिलाए जाते हैं, जैसे बोरॉन, फास्फोरस, या डोपिंग करके आपके फास्फोरस विस्तृत होकर क्रिस्टल के जल, यानी कि क्रिस्टल के जालक में स्थान प्राप्त कर लेते हैं, जिससे सिलिकॉन के गुणों में बहुत अधिक बदलाव आ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त धातुओं की संचरण की दर बहुत कम हो जाती है। ऐसी धातुओं का प्रयोग करने पर मशीन लंबे समय तक क्या होती है, खराब होने से बच जाती है। वायुवरण प्रदूषण क्या होता है, तो वायुमंडलीय गैस उत्कृष्ट धातुओं को छोड़कर अन्य सभी धातुओं का संचरण कर देती है। यानी वायुमंडल में जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं, यानी नोबल गैस होती हैं, वो क्या करती हैं कि अन्य सभी धातुओं का संरक्षण कर देती हैं। संचालन के फलस्वरूप धातुओं की सतह पर घिसने, कटने तथा गड्ढे बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे धातु की सतह का रूप मलिन तरह विनिष्ट हो जाता है। यानी कहने मतलब जैसे ही संचरण होता है उसमें गड्ढे वगैरह बन जाते हैं, और उससे उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, मलिन तरह नष्ट होने लगता है। वर्ण विकृति या वर्ण दूषण कहलाती है। उदाहरण के तौर पर यदि कॉपर तथा चांदी का सल्फर डाइऑक्साइड SO2, SO3 तथा H2S आदि गैस के संपर्क में आ जाने पर इनकी सभी धात्विक ऑक्साइड की परत जम जाती है। यानी कॉपर तथा चांदी है, अगर ये इनके संपर्क में आती है, यानी SO2, SO3, H2S पर, तो इनकी धात्विक सल्फाइड की परत जम जाती है, जिसके कारण इनकी चमक क्या होती है, नष्ट हो जाती है। जैसे कॉपर की सतह पर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त नम हवा की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्षारीय कॉपर कार्बोनेट का रंग क्या होता है, परत जम जाती है। प्रकाश की उपस्थिति तथा ताप में वृद्धि के साथ वर्ण दूषण की दर भी बढ़ जाती है। अब देखते हैं ये फॉगिंग क्या होता है। तो अपेक्षाकृत आर्द्रता यानी नमी एवं विशेष क्रांतिक मान से अधिक होने की दशा में, मान लीजिए कि कोई नमी है, अगर वो क्रांतिक मान से अधिक है, तब इस दशा में क्या होगा कि धातु की सतह पर एक क्रीम कलर की परत जम जाती है। यानी अगर आर्द्रता यानी नमी की कमी है, यानी नमी कम है, तो उस सतह पर क्या होगा, क्रीम कलर की परत जमेगी, जिसे फॉगिंग कहते हैं। फॉगिंग SO2 की उपस्थिति में होता है, तो इसके लिए SO2 तथा SO3 में ऑक्सीकरण हो जाता है। देखिए, ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि आपकी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होना। तो फॉगिंग अपेक्षाकृत आर्द्रता से नियंत्रित होता है। अपेक्षित आर्द्रता के क्रांतिक मान से ऊपर होने पर कॉपर प्रभावित रहता है, किंतु सिलिकॉन की फॉगिंग SO2 द्वारा तीव्र गति से होती है, जबकि अपेक्षित आर्द्रता क्रांतिक मान से कम होने पर H2S के कारण कॉपर का फॉगिंग अधिक होता है। यानी कॉपर का फॉगिंग क्या होता है, अधिक होता है, जबकि निकिल का कम होता है। तो बच्चों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मेहनत करते रहिए। देखिए, एग्ज़ाम 17 दिसंबर से हो सकते हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। देखिए, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इजी शॉर्ट नोट्स है, आप इसको बहुत मेहनत से पढ़िए। मेरी प्रार्थना है कि आप अच्छे नंबरों से पास हों। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।